हाँ साथियों नमस्कार। गोमती अकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको भारतीय संविधान के एक नए अध्याय के विषय में बताएंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारा वीडियो आपकी परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हमें आशा है कि इस समय आप मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपका स्वास्थ्य ठीक होगा और पढ़ाई का समय है, और इस टाइम आप जितनी ज़्यादा पढ़ाई कर लेंगे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत जल्द ही टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला, अभी डेट नहीं आई है। आपका बीओ का भी विज्ञापन आने वाला है। तो जो भी एग्ज़ाम होने हैं, तो जो एग्ज़ाम के पहले की तैयारी होती है वही आपकी सफलता का मुख्य आधार बनती है। तो इसके लिए आप एकदम चरणबद्ध तरीके से अपनी पढ़ाई में जुट जाइए और एकदम अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए। तो परीक्षा का जब फॉर्म आ जाता है तो अगर हम पढ़ना शुरू करेंगे तो अपने सिलेबस को पूरा नहीं कर पाएंगे, और खींच कर सिलेबस पूरा करते हैं तो हम उस ज्ञान को अपने मेमोरी में अस्थायी रूप से कर नहीं पाएंगे और एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अभी से आप लगे रहिए। आपको भारतीय संविधान या इंडियन पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हमारे गोमती अकेडमी सुल्तानपुर के चैनल पे है। आप यूट्यूब पर गोमती अकेडमी सुल्तानपुर सर्च करके उसके प्ले लिस्ट में जाकर भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, संविधान की प्रस्तावना से लेकर आज हम भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा तक पहुँचे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी आपको हम महान्यायवादी, महाधिवक्ता, इस सब के छोटे छोटे टॉपिक आधे घंटे के दिए हैं, जो परीक्षा में 1-2 नंबर के जरूर आते हैं। आप उसके लिए हमारा वीडियो देखते रहिए और ध्यान से उसको समझते रहिए। आइए हम चलते हैं भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षा। देखिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो भी आने वाले एग्जाम है, चाहे टीजीटी पीजीटी का, सोशल जो पॉलिटी के छात्र हैं, नागरिक शास्त्र के छात्र हैं, और जो जीएस से संबंधित प्रश्न आते हैं उसमें इससे रिलेटेड प्रश्न जरूर बनते हैं। आप एग्जाम का पुराना पेपर उठा के देख लीजिए, कैसे से जरूर प्रश्न आया होगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आइए, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसमें 2 शब्द है, एक नियंत्रक, एक महालेखा परीक्षक। कहने का मतलब एक कंट्रोलर है, एक ऑडिटर जनरल है। समझिएगा कि यह पद एक ऐसा पद है, एक ऐसा संवैधानिक पद है जो नियंत्रण भी करता है, मतलब कंट्रोल भी करता है, और परीक्षक भी है, मतलब समीक्षा भी करता है। कहने का मतलब है कि इसमें 2 चीजें निकल कर आती है कि जो वित्त व्यवस्था या लोक लेखा से संबंधित मामला है उसका नियंत्रक भी है कि अति व्यय ना होने पाए, उसका दुरुपयोग ना होने पाए। नियंत्रक का मतलब है वह सही जगह व्यय हो, और परीक्षक का मतलब काम होने के बाद उसकी जांच भी करता है कि उसको जो है गलत जगह यूज तो नहीं हुआ है। कहने का मतलब है इसमें 2 चीजें आपका स्पष्ट है। पहले तो आप कंट्रोल करता है कि आप इसको सही जगह यूज करिए, लेकिन फिर ऑडिट भी करता है। फिर आपको ऑडिट भी करता है कि क्या सही जगह यूज हुआ है कि नहीं, क्या सही जगह यूज हुआ है कि नहीं। कहने का मतलब है कि जैसे हम आपको 10 रुपया दिए तो आपको कहेंगे कि इसको ऐसा ऐसा करना है, और काम करने के बाद भी समीक्षा करते हैं कि आपने सही तरीके से किया है कि नहीं। अब आइए इसके प्रश्न पर चलते हैं और क्या क्या इससे संबंधित अनुच्छेद हैं। अब आप समझिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक 4 अनुच्छेद नियंत्रक महालेखा परीक्षा का वर्णन है। इसको कैग भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कैग, CAG, या इसको कैग भी लिखते हैं, शॉर्ट में इसको कैग भी लिखते हैं। कैग लिखने का मुख्य मतलब कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सी से कंट्रोलर, एस एंड ऑडिटर जनरल। कहने का मतलब है सी से
कंट्रोलर एंड ए से ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इंग्लिश में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, शॉर्ट में इसको कैग भी कहते हैं। यह प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का वर्णन है? तो अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक, अनुच्छेद या आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का वर्णन है। अब इसमें समझिए कि कभी कभी पूछ लेता नियंत्रक महालेखा परीक्षा का वर्णन किस अनुच्छेद में, तो 148, 55, 60, 68 ऐसे देगा तो 148 इस अनुच्छेद तक है। इसमें किस अनुच्छेद में क्या है इसको आप समझिए। अब आर्टिकल वही अनुच्छेद 148, कैग की नियुक्ति। अब कैग हम बार बार लिखेंगे या कैग ऐसे लिख देते हैं, कैग CAG, कैग। कैग का मतलब आप समझ लीजिएगा कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, मतलब नियंत्रक एंड महालेखा परीक्षक। आप स्पष्ट हो गए हैं, कैग कैग हम लिखेंगे। कैग का मतलब आप नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल समझ लीजिएगा। इसमें 148 में कहा गया कि भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक के विषय में बताया गया है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारत के कैग के विषय में बताया गया। अब समझिए कैग के विषय में तो इसकी नियुक्ति, इसके कार्यकाल, इसका पदत्याग, इससे संबंधित जो भी मामले, इसकी योग्यताएं, ये सब 148 में है। अब आर्टिकल 149, कैग की कार्य एवं शक्तियां, कैग के कार्य एवं शक्तियां, कैग के कार्य एवं शक्तियां। 148 में अगर पूछना हो तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद 148 से 151 तक प्रश्न की प्रवृत्ति देखकर आपको हल करना है। और 148 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इनसे संबंधित जो भी बातें हैं, इनकी नियुक्ति है, इनके कार्यकाल हैं, इनके शपथ हैं, इनके पदत्याग हैं, ये सब चीजें आपकी इसी में आ जाएगा। और जब पूछता है कैग के कार्य एवं शक्तियां, तब 149, फिर 150, छोटा है, 4 अनुच्छेद है, आप याद कर लीजिएगा। संघ एवं राज्यों के लिए, संघ एवं राज्यों के लिए लेखा का प्रारूप, राज्यों के लिए लेखा का प्रारूप, क्योंकि कैग भारत सरकार के होते हैं, राज्य सरकार के अधीन नहीं होते, लेकिन राज्य सरकार के साथ भारत सरकार के लिए भी कार्य, राज्य सरकार भारत सरकार दोनों के लिए कार्य करते हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए एक ही कैग होता है। जो भारत सरकार के कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होगा वह केंद्र के वित्त का नियंत्रक और महालेखा होगा, तो साथ ही राज्य के लिए भी वही होगा। राज्य के लिए एक अलग से नियंत्रक महालेखा परीक्षक नहीं होता है। जैसे केंद्र के लिए महान्यायवादी होता है, वह कानूनी अधिकारी होता है, राज्य के लिए राज्य का महाधिवक्ता होता है, कानूनी अधिकारी होता है, लेकिन नियंत्रक महापरीक्षक केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक ही होता है और भारत सरकार के अधीन कार्य करता है और राज्य के लिए भी नियंत्रक महालेखा परीक्षक कार्य करता है। तो संघ और राज्यों के लिए लेखा का प्रारूप, कि किस प्रारूप पर या किस चीज के लेखा का क्या सिस्टम होगा, उसका वर्णन इसमें 150 में किया गया है। और आर्टिकल 151, अंकेक्षण प्रतिवेदन, अंकेक्षण प्रतिवेदन। देखिए अंकेक्षण का मतलब होता है वही ऑडिट, जो जांच होती है, और प्रतिवेदन का मतलब होता है कि किसी चीज की समीक्षा करके उसको प्रस्तुत करना। जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं, आप उस चीज की समीक्षा कर रहे हैं, जब वो कार्य हो जाएगा तो आप उसकी एक समरी लिखकर अपने उच्च अधिकारी को या
जिसके तहत आप नियुक्त हुए हैं उसको ले जाकर सूचित करेंगे। तो इसे अंकेक्षण प्रतिवेदन जब जो जांच करता है या ऑडिट करता है, जो चाहे केंद्र की वित्त, चाहे केंद्र के महालेखा मामला हो, चाहे राज्य का मामला हो, उसका जो समीक्षा करने के बाद जब उसकी एक समरी तैयार करता है कि काम सही हुआ है कि गलत हुआ है या इसमें क्या और होना चाहिए, जो कुछ भी तैयार करता है तो ले जाकर राष्ट्रपति के सम्मुख देता है, वो उसकी सूचना देता है जो लिखित रूप से वही प्रतिवेदन होता है। तो अब आप क्लियर हो गए होंगे कैग के भारत के कैग। तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के विषय में भारत के कैग के विषय से संबंधित अनुच्छेद। अब उसमें आपको प्रश्न पर देखना का सीधे सीधे प्रश्न होता है कि भारत के कैग की नियुक्ति किसमें है, 148, इनका शपथ किसमें है, 148, इनका प्रत्याग किसमें है, इनका कार्यकाल किसमें है, 148। अब उसमें अगर पूछता है भारत के कैग का वर्णन किसमें है, तो 148 में। यदि पूछता है कि कैग के कार्य एवं शक्तियां किसमें है, तो 149 में। यदि कैग के राज्य और केंद्र का जो लेखा का प्रारूप किसमें, 150 में। और अंकेक्षण प्रतिवेदन किसमें है, 151 में। प्रतिवेदन समझ गए होंगे, जब ऑडिट करता है जो लिखित ब्यौरा राष्ट्रपति के समक्ष जो एप्लीकेशन है जो बनाता है वही प्रतिवेदन है। अब मुख्य रूप से आप समझिए, आपको यही अनुच्छेद ज़्यादा पूछा जाता है, 148 फिलहाल आसान है कि कैग के विषय में है, फिर उसकी शक्तियाँ हैं, फिर प्रारूप है, फिर अंकेक्षण है, इसको आप समझ लीजिए। अब आते हैं, देखिए अब थोड़ा सा कुछ चीज़ मौखिक रूप से आपको बताते हैं, इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। लिखना चाहते हैं तो कॉपी पे लिख लीजिए, नहीं तो हमारा वीडियो 2 बार देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। भारतीय देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हर चीज़ लिखकर बताना संभव नहीं होता है, लेंदी हो जाएगा। तो जैसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ लिख दी है इसके विषय में हम आपको कुछ बता देते हैं, फिर इनकी नियुक्ति, कार्यकाल और शक्तियाँ, इस सबको लिख के हम आपको दे देंगे। देखिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 148 से 151 तक नियंत्रक महालेखा परीक्षक की व्यवस्था की गई है। यह एक स्वतंत्र पद है, केंद्र राज्य के लिए एक ही होता है। संक्षेप में इसको महालेखा परीक्षक भी कहा गया है और यह कंट्रोलर और ऑडिट दोनों काम करता है। यह लेखा विभाग का मुखिया होता है, जो लेखा विभाग होता है उसका मुखिया होता है। यह जो है इसमें प्रश्न है, लेखा विभाग का मुखिया होता है, जो लेखा विभाग होगा उसका मुखिया कौन होता है, कैग। यह लोक वित्त का संरक्षक होता है, जो लोक वित्त है, लोक पब्लिक बिल, पब्लिक धन का मामला जो होता है उसका संरक्षक होता है। वो सही ऑडिटर भी होता है कि सही जगह खर्चा हुआ कि नहीं हुआ, और कंट्रोलर भी होता है कि सही जगह खर्चा इसका होना भी चाहिए। साथ ही साथ वह संपूर्ण व्यवस्था का जो लोक वित्त व्यवस्था है उसका नियंत्रक भी होता है। इसका नियंत्रण संपूर्ण वित्त व्यवस्था पर केंद्र और राज्य में साथ साथ होता है। यह भारत के संसद में एक ऐसी व्यवस्था के तहत यह पद है जो संपूर्ण व्यवस्था को पारदर्शिता लाने के लिए बनाया गया है। कहने का मतलब है, शॉर्ट में आप समझ लीजिए कि भारतीय संविधान में लोक वित्त के संरक्षक के रूप में, ये लाइन आप स्पष्ट समझिए कि भारतीय संविधान में यह लोक लेखा का मुखिया होता है, लोक वित्त के संरक्षक के रूप में केंद्र राज्य के लिए नियंत्रक महालेखा पद की सृजन किया गया है। अब समझिए, आप समझ गए हैं, एक भाव है भारतीय संविधान में है, 148 से 151 तक है, लोक वित्त का संरक्षक होता है, लोक लेखा का मुखिया होता है, केंद्र राज्य के लिए एक होता है। अब आती है प्रश्न, इसकी नियुक्ति। सीधी सीधी आप बात समझिए, इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा। कैग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा। पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट कि नियुक्ति का मामला है, सीधे आप राष्ट्रपति लगाइए। और नियुक्ति के बाद शपथ, जब आप समझ गए हैं कि कैग होता कौन है, कि भारतीय संविधान की व्यवस्था के तहत
कैग का निर्माण, कैग के पद का सृजन किया गया 148 से 151 तक है, जो राजकेंद्र में एक साथ होता है, लोग को लेखा का मुखिया होता है, लोक वित्त का संरक्षक होता है। सब चीजें आप बार बार सुन डालिए, प्रश्न को हल करने में, कथनकार को हल करने में आपको बहुत आसानी होगी। आइए, इनकी शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति। देखिए, हम आपको एकदम बेस्ट पढ़ा रहे हैं कि आपको टीजीटी का पेपर होगा, सीधे पूछेगा कैग की नियुक्ति, कैग की शपथ, ये सब चीजें सीधे सीधे प्रश्न बनता है। कार्यकाल, देखिए किसी चीज का भाव अगर आप समझ जाते हैं, जैसे कैग के पद के सृजन का जब भाव आप समझ जाएंगे तो आपको असुविधा नहीं होगी, माइंड में रहेगा। कथन कारण पूछ लिया कि कैग भारतीय संविधान में राज्य केंद्र के लिए एक होता है, लोक वित्त का मुखिया होता है, तुरंत दोनों सही व्याख्या करता है। फिर कौन सा कथन गलत है? लोक वित्त का मुखिया होता है, ये होता है, ये होता है, उसमें आपको भी आसानी होगी, लेकिन इसको आप समझे रहे। इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 65 वर्ष की आयु तक। कहने का मतलब है कि अगर इनकी आयु 60 वर्ष है और तब ये इनका कार्यकाल 66 वर्ष तक चलेगा, ऐसा नहीं। जिस दिन 65 वर्ष की आयु के पूरे हो जाएंगे, चाहे इनका कार्यकाल 2 ही वर्ष हुआ हो, वो रिटायरमेंट हो जाएंगे। कहने का मतलब है अगर कोई व्यक्ति 63 साल में बनता है, कार्यकाल भले 6 वर्ष है, लेकिन वो रिटायर कितने में हो जाएगा? 2 वर्ष बाद, क्योंकि 2 वर्ष बाद हो जाएगा 65 वर्ष का, और 65 वर्ष के बाद वह नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद पर नहीं रहेगा। तो ये चीज याद रखिएगा। एक समरी, एक वीडियो हम आपको बाद में बना के देंगे कि संविधान में जो पद है, किनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, किनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, किनका कार्यकाल 3 वर्ष होता है, किनका कार्यकाल 6 वर्ष 65 वर्ष तक होता है, किनका कार्यकाल किस तरह से होता है। एक छोटा वीडियो देंगे, आप वहां से याद कर लीजिएगा। लेकिन इनको जाते 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक। त्यागपत्र, जैसे ये अपने पद को अगर छोड़ना चाहते हैं तो अपना त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को। तो इसमें आपको बहुत कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधे सीधे शपथ, त्यागपत्र, नियुक्ति राष्ट्रपति, और एज में आप समझ लीजिए 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक। ये चीजें आपकी इम्पोर्टेंट है। अब इनको किस आधार पे त्यागपत्र के अलावा इनको पद से हटाए जाने की क्या व्यवस्था है? हटाया जाना ये एक ऐसा चीज है, अपनी तरफ से जोड़ के बता दे रहे हैं। त्यागपत्र में ही आता है कि जैसे त्यागपत्र, जैसे कोई नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने पद पर कार्य कर रहा है, वह शासन से संतुष्ट नहीं है, तो लिखित त्यागपत्र राष्ट्रपति को देकर पद त्याग कर दे। लेकिन क्या त्यागपत्र नहीं देता है तो 6 साल 65 वर्ष की आयु तक काम पूरा करेगा? ऐसा नहीं। अगर उनका काम सही नहीं है तो उनको उस रीत से हटाया जा सकता है, उनको उस रीत से हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उच्चतम मतलब सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की तरह इनको पद से हटाया जा सकता है। जिस तरह से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है, उसी तरह इनको, क्योंकि उनके समकक्ष पद माना जाता है, तो उस तरह इनको हटाया जा सकता है। तो प्रश्न अगर बनता है कि कैग को किस तरह से पद पर हटाया जा सकता है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तरह, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तरह, 2 विकल्प और देंगे, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तरह। अब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से कैसे हटाया जा सकता है, इसको हम बता चुके हैं, विधिवत विवरण दिए हैं। आप गोमती अकेडमी चैनल पर जाकर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आप यहाँ चर्चा कर लेते हैं कि 2 रीजन है। 2 रीजन क्या है?
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की दो रीजन क्या है? सिद्ध कदाचार, सिद्ध कदाचार और असमर्थता। जब न्यायाधीश के ऊपर आरोप लग जाए, कदाचार सिद्ध हो जाए, सिद्ध आरोप लगना नहीं इसीलिए लिखा है शब्दों में सिद्ध कदाचार। जैसे हम कहें कि ये गड़बड़ है, इनका पैसे से गड़बड़ है, चरित्र से गड़बड़ है या किसी तरह से गड़बड़ है, तो उनको गड़बड़ कदाचार माना नहीं जाएगा कब तक, जब तक सिद्ध नहीं होता। तो सिद्ध कदाचार होने पर हटाया जा सकता है, और जब ये हो जाए कि ये असमर्थ है, कि अब ये काम नहीं कर सकते हैं, तब हटाया जा सकता है। सेम इसी तरह इनको भी हटाया जा सकता है, सिद्ध कदाचार और असमर्थता। इनको जो है, इनके जहां इनका वर्णन है बुक में, वहां सिद्ध कदाचार असमर्थता कहीं लिखा रहता है, कहीं दुर्व्यवहार लिखा रहता है, कहीं दुर्व्यवहार लिखा रहता है, और कहीं अयोग्यता लिखा रहता है। दुर्व्यवहार का मतलब वही हो गया सिद्ध कदाचार, अयोग्यता का मतलब असमर्थता, असमर्थ है मतलब आप अयोग्य हैं। तो उस टाइम आप प्रश्न देखिएगा, हम अभी आपको सिद्ध कदाचार असमर्थता बता देते, कोई बुक आप पढ़ रहे हैं उसमें दुर्व्यवहार अयोग्यता लिखा रहता, तो जब आप विकल्प देखेंगे तो उसमें जो है एक ही चीज बना रहेगा कि सिद्ध कदाचार, इनको हटाया जा सकता है, या तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विकल्प में होगा, या तो लिखा रहेगा सिद्ध कदाचार या असमर्थता, या लिखा रहेगा दुर्व्यवहार या अयोग्यता। जो रहेगा उसको उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज है, एक बार पीसी एक होता है, ये नोट लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट नोट है, इसको आप जान लीजिए कि कैग राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण नहीं करते। कैग राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण नहीं करते, पद धारण नहीं करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पीसीएस में एक बार पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करते हैं, तो उसमें महान्यायवादी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा का अध्यक्ष, 4 विकल्प था। पीसीएस का प्रश्न है, ये लगभग हमको लगता है कि 2012 में था, इसी तरह कुछ था। उसमें प्रश्न था कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण नहीं करता है, तो पहला विकल्प महान्यायवादी था, दूसरा नियंत्रक महालेखा परीक्षक था, तीसरा सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश था, चौथा संघ लोक सेवा अध्यक्ष था। तो आप जान लीजिए नियंत्रक महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा अध्यक्ष, ये तीनों राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण नहीं करते हैं। हमने महान्यायवादी वाले वीडियो में आपको बताया है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं। ये चीज आप याद कर लीजिएगा, इस तरह के प्रश्न बनने की संभावना रहती है। अब आप समझिए, इनके विषय में 1-2 चीज आप और जान लीजिए, फिर इनकी कार्य एवं शक्तियों को बताते हैं, फिर प्रश्न देखिए कि जो महान्यायवादी का पद होता है, यह महत्वपूर्ण पद है, वित्त से संबंधित मामला है। तो इनका जो वेतन भत्ता होता है, हम आपको बता देते हैं, इसको आप जानते रहिए कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद है, तो उसी के तहत या उनके ही बराबर जो मुख्य न्यायाधीश को पद वेतन भत्ता मिलता है, उन्हीं के बराबर इनको वेतन भत्ता मिलता है। मुख्य चीज ये नोट कर लीजिए कि इनका वेतन भत्ता संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है, भारत की संचित नीति से दिया जाता है। जैसे वेतन भत्ते में अगर आप बात करते हैं, वेतन भत्ता जान लीजिए कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलता है। पहली चीज संसद निर्धारित करती है, संसद निर्धारित करती है,
सबका क्या कैसे होना है, और संचित निधि पर भारित होती है। जो भारत की संचित निधि होती है, जो सुप्रीम कोर्ट का, जैसे संसद निर्धारित करता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन कितना होगा, मुख्य न्यायाधीश का, सेम उसी तरह इनका निर्धारित हो जाएगा और भारत की संचित निधि पर भारित होता है। और समझिए कि ये अपने रिटायरमेंट के बाद नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद से जब प्रत्याग करते हैं तो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कहीं भी किसी प्रकार की जॉब नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जब अपना पद त्याग करते हैं, समझते चलिए, जब इनका कार्यकाल समाप्त होता है, कार्यकाल जब समाप्त हो गया मतलब जब रिटायर्ड हो गए, तो ये भारत सरकार प्लस राज्य सरकार दोनों के अधीन ये कहीं जॉब नहीं करेंगे। क्योंकि ये भारतीय संविधान की अवहेलना होगी, भारतीय सरकार की अवहेलना होगी। कितने बड़े पद पर रहने के बाद कहीं जॉब नहीं कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको परीक्षा में कथन कांड 1 सही 2 सही के विकल्प में मिल सकता है। अब आप समझिए कि ये चीजें हो गई। वेतन भत्ता आप समझ गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर मिलता है। कौन निर्धारित करता है? संसद। किसके बराबर मिलता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर। और कौन निर्धारित करता है? संसद। कहाँ से दिया जाता है? भारत की संचित निधि से। कार्यकाल समाप्त होने के बाद ये कहीं सेवा अपनी नहीं दे सकते हैं। इस तरह के प्रश्न बनने की संभावना रहती है। अब आप समझिए कि इनकी कार्य एवं शक्तियां, कार्य एवं शक्तियां, देखिए ये बहुत, इसकी लिस्ट बहुत लंबी है और इसको पूरा रटने की भी बहुत जरूरत नहीं है। बस कार्य एवं शक्तियों को आप समझिए कि जो भारत की संचित निधि है, भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि। अब आप समझिए कि जो भी वित्त का संरक्षक हम बताए थे ना, वित्त के संबंधित मामला, भारत की संचित निधि, राज्य की संचित निधि, राज्य की संचित निधि, देखिए केंद्र और राज्य के लिए एक ही कैग होता है। राज्य की संचित निधि, केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा है, या केंद्र भारत की राज्य की, मतलब जो भी संचित निधि है व्यय की समीक्षा, व्यय की समीक्षा। अब आप भारत की संचित निधि, इस पे न जाके समझिए कि जो भी देश की संचित निधि वित्त से संबंधित मामला है वो सबके व्यय की समीक्षा करता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल को, क्योंकि केंद्र राज्य के दोनों होता है, राज्यपाल को लेखाओं की लेखा परीक्षा का, लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन देता है। जो कुछ भी जानकारी है वित्त संबंधित राष्ट्रपति को आवश्यकता अनुसार राज्यपाल को सूचित करते रहते हैं। इसके साथ ही तीसरी चीजें समझिए कि जो स्थानीय निकाय है, स्थानीय निकाय के लेखा की समीक्षा, लेखा की
समीक्षा है। स्थानीय निकाय के लेखन की समीक्षा। तो स्थानीय निकाय जो भी हैं इसमें इनकी शक्ति सीमित है, लेकिन फिर भी हर स्तर से वह जांच कर सकते हैं। तो अब इसकी लिस्ट कार्य की बहुत लंबी है। तो राष्ट्रपति, कहने का मतलब राष्ट्रपति को केंद्र की प्लस राज्यपाल को राज्य की जो लेखा से संबंधित जो भी रिपोर्ट है वह देता रहता है। अब जो भी रिपोर्ट है, रिपोर्ट की समीक्षा करता है। अब समझिए, राष्ट्रपति को तीन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन देता है। लेखा परीक्षा प्रतिवेदन देता है। 3 तरह के प्रतिवेदन ये देते हैं। अब ये समझिए, जो कार्य की लिस्ट है बहुत लंबी है, लेकिन जो मुख्य चीजें आप समझिए, केंद्र राज्य दोनों को होता है। जो केंद्र की लेखा व्यवस्था है उसकी जांच करता है, राज्य की भी जांच करता है, राष्ट्रपति को रिपोर्ट दे सकता है, राज्यपाल को देता है, स्थानीय निकाय करता है। इस तरह से जो प्रश्न बनेंगे आप हल कर लेंगे, बस दिमाग में उसका भाव रहना चाहिए। नंबर 1 विनियोग। देखिए, ये प्रश्न याद कर लीजिएगा कि राष्ट्रपति को कितनी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन है? 3। विनियोग विधेयक पर, विनियोग लेखा पर, विनियोग लेखा पर लेखा परीक्षा, लेखा परीक्षा। ये परीक्षा का मतलब रिपोर्ट समझिए, लेखा रिपोर्ट। जो विनियोग विधेयक होगा उसकी रिपोर्ट देगा। वित्त लेखाओं पर रिपोर्ट देता है। विनियोग विधेयक पर, वित्त लेखाओं पर, सरकारी उपक्रमों पर, जितने भी गवर्नमेंट कंपनियां हैं, उपक्रम चल रहे हैं, उपक्रम पर रिपोर्ट। कहने का मतलब है विनियोग लेखा पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर रिपोर्ट, सरकारी उपक्रम पर रिपोर्ट। तो कहने का मतलब है कि जैसे वित्त विनियोग पर लेखा परीक्षा, मतलब वित्त विनियोग विधेयक पर लेखा रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर वित्त रिपोर्ट, सरकारी उपक्रमों पर लेखा रिपोर्ट, इस तरह की रिपोर्ट देता है। तो जो सरकारी उपक्रम पर, इसकी रिपोर्ट सीमित है, एक लिमिट तक है। जितना केंद्र राज्य पर लिमिट लगा सकती है, उससे कम सरकारी जो कंपनी है, सरकारी जो संस्थान है, क्योंकि वो एक शर्त के तहत बने होते हैं, तो उस पर एक लिमिट तक ये काम कर सकते हैं। अब आपको समझ गया होंगे कि हमने आपको क्या क्या बताया है। इसके बाद हम प्रश्न पर चर्चा करके टॉपिक क्लोज करते हैं कि भारतीय संविधान के 148 से 151 तक नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्णन किया गया। 148 में इनके विषय में, 49 में शक्तियां, 150 में प्रारूप, 151 अंकेक्षक। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, कार्यकाल 6 से 65 वर्ष का तक, त्यागपत्र राष्ट्रपति उसी अनुसार हटाया जाता है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार और असमर्थता। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर धारण नहीं करते हैं। जो इनकी शक्तियां हैं वो केंद्र के लिए भी हैं, राज्य के लिए भी। यह जो है केंद्र राज्य के वित्त का मुख्य संरक्षक होता है, उसके अब मुखिया भी होता है, और 3 तरह की रिपोर्ट करता है। विनियोग लेखा पर लेखा रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर वित्त रिपोर्ट, सरकारी उपक्रमों पर लेखा रिपोर्ट। अब आप समझिए, आप प्रश्न पर आ जाइए। कुछ प्रश्न है 1-2 जो हम आप चर्चा कर लेते हैं, जो प्रश्न पे आपसे पूछे जा सकते हैं, जहां आपको कंफ्यूज नहीं हो। पहला प्रश्न हम आपको बता चुके हैं कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण कौन नहीं करता है? महान्यायवादी नहीं करता है। कौन कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर कौन पद धारण करता है? महान्यायवादी करता है। कौन नहीं करता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक, सुप्रीम कोर्ट के जज,
और आपके बचते क्या हैं संलोक सहायक। इस तरह से एक अलग से हम आपको जानकारी दे देंगे। अब समझिए, अगर प्रश्न बनता है, पहला प्रश्न बनता है कि भारत के कैग की व्यवस्था की गई है, व्यवस्था की गई है, कहाँ से की गई है? इसका आंसर हो जाएगा आपका संविधान द्वारा। किसके द्वारा हो जाएगा? संविधान द्वारा। कैग के पद की व्यवस्था कहाँ से की गई है? संविधान द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, भारत के कैग की व्यवस्था कहाँ से की गई है? संविधान द्वारा। और अगर प्रश्न बनता है कैग मित्र एवं मार्गदर्शक होता है, मार्गदर्शक होता है, अगर यह प्रश्न बनता है कैग किसका मित्र या मार्गदर्शक होता है, तो उसमें 4 विकल्प रहेंगे। एक रहेगा, उसमें एक रहेगा लोक लेखा समिति का, लोक लेखा समिति का। किसका होता है? लोक लेखा समिति का। यह प्रश्न बनता है कि कैग किसका मित्र मार्गदर्शक होता है, तो लोक लेखा समिति। और 3-4 समितियों को और नाम देगा, आपको लोक लेखा समिति पर टिक करना। लोक वित्त या निधि का अभिभावक होता है, अभिभावक होता है कौन? तो उसमें पूछेगा कैग देगा, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, तो आपको लगाना है कैग। देखिए, ये 3 प्रश्न आप समझ लीजिए कि भारत के कैग की व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान द्वारा। कैग किसका मित्र मार्गदर्शक होता है? लोक लेखा समिति का। 3-4 समितियां देंगे, आपको लोक लेखा समिति करना है। लोक वित्त का अभिभावक कौन होता है? 3-4 पद देंगे, कैग, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, राष्ट्रपति। आपको कैग लगाना है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और, उसको विकल्प सही समझाना पड़ेगा आपको। एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी कई बार गया है। कौन सा पद ऐसा है, कौन संसद की लोक लेखा समिति के बैठकों में उपस्थित रहता है? इस प्रश्न का उत्तर हम आपको बता दें, लेकिन कमेंट में आप तुरंत इसको समझ जाइएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कौन संसद के लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? नंबर 1। इसी तरह विकल्प बनाएंगे, महान्यायवादी। जब नियंत्रक महाधिवक्ता, कैग मतलब ऑडिट कंट्रोल, ऑडिटर जनरल, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, जब कभी भी इससे प्रश्न आएगा संबंधित, तो महान्यायवादी, महाधिवक्ता जरूर विकल्प बनाएंगे, जिससे आप कंफ्यूज हो। तो इसमें आपको टिक क्या करना है कि हमारा कैग। तो ये रहा हमारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक टॉपिक। जो अनुच्छेद संबंधित आएगा वो तो आपको क्लियर है। इनकी नियुक्ति, शपथ, कार्यकाल, त्यागपत्र, ये सब आएगा, क्लियर है। इनके प्रसाद पर्याप्त क्लियर है। इनके वेतन भत्ते क्लियर है। इनकी शक्तियां हम आपको बता दी हैं, वो भी आप क्लियर कर लेंगे। राष्ट्रपति को कितने प्रतिवेदन देता है भी क्लियर है। लेकिन ये जो 4 प्रश्न हैं ये आपको कंफ्यूज करते हैं। इसको रट लीजिए, आपको इसमें से प्रश्न आएगा
अगर इतना कॉन्सेप्ट हम आपको बता देते, इस तरह का प्रश्न आता, बोलते कि सर इसको बताए ही नहीं थे, क्योंकि यह कॉन्सेप्ट से थोड़ा अलग है, इसको समझने की जरूरत है, याद करने की जरूरत है कि कैग की व्यवस्था की गई संविधान द्वारा। कैग इसका मित्र मार्गदर्शक होता है लोक लेखा समिति का। यही से प्रश्न बना है कि संसद के लोक लेखा समिति में कौन उपस्थित रहता है, कैग। लोकवित्त का अभिभावक कौन होता है या संरक्षक दे कौन होता है, ये भी एक ही चीज है, तो आप कहें। साथियों, हमें आशा है कि हमारा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी हम आपको नया वीडियो लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।